हेलो एवरीवन, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे पार्ट वाइज। तो आज हम लोग कल वाइस प्रेसिडेंट तक दिखे थे। तो वाइस प्रेसिडेंट के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखते चलेंगे और उसके बाद इसका जो एमसीक्यू रिलेटेड है 10 एमसीक्यू करेंगे, जो कि यूपीएससी पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी रह चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जो आर्टिकल 74 है वो बता रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 बोल रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो एडवाइज और सहायता करेंगे प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 75 में कहा गया है, देखिएगा यहाँ का सारा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, सीधा आर्टिकल से भी क्वेश्चन रहा है ना, अभी हम लोग पीवाईक्यू में देखेंगे। आर्टिकल 75 में है अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर है आर्टिकल 75 में। 77 में जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 78 जो है उसमें ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। आर्टिकल 88 में जो है ना राइट्स ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंट है। अब एक देख लीजिए जो डेफिनेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं और अदर मिनिस्टर जो होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एड एंड एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए जो आर्टिकल 74 में जो एड एंड एडवाइज का जो डेफिनेशन है उसको दिया गया है, देयर सेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड होंगे। प्रेसिडेंट बाउंड है बाय द एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का था, उसमें प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया है कि वो एड एंड एडवाइज फंक्शन करेंगे एज पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आर्टिकल जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 आया, उसमें अलाउ किया गया कि प्रेसिडेंट टू रिटर्न एडवाइज वंस, एक बार। हम लोग जो प्रोविजन था जिसमें वीटो को देख रहे थे, उसमें इस फंक्शन को देखे हुए हैं कि कितना बार रिटर्न कर सकते हैं और किस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। एडवाइज जो होगा वो जस्टिसिएबल नहीं होगा। जो आर्टिकल 75 में कहा गया है अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदर मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे, बट ऑन द एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड करेंगे वो अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होंगे ना, लोकसभा, यहाँ याद रखिएगा कि ओनली टू लोकसभा है, राज्यसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जो नॉन एमपी हैं, जो मिनिस्टर मस्ट बिकम एमपी विद इन 6 मंथ्स। कोई भी जो एमपी नहीं है मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर होना अनिवार्य है। जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003 का, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिमिट किया गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ होता है लोकसभा का उसके 15% होंगे। तो जो अभी 543 स्ट्रेंथ है उसमें से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो उनका 15% होंगे। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कंपोजिशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। जो कैबिनेट है एक स्मॉलर बॉडी है विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी एक स्मॉलर बॉडी है विद इन, उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्मॉलर बॉडी विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कि कैबिनेट जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है। कैबिनेट को मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 352। याद रखिएगा कि जो कैबिनेट को मेंशन किया गया है संविधान में सिर्फ एक ही जगह किया गया है, अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है आर्टिकल 352 में, उसमें किया गया है कैबिनेट को मेंशन सिर्फ एक बार, और वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, और उसको अब हम लोग देखते हैं। काउंसिल स्टैंड्स और फॉल्स टुगेदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि कोई भी बिल अगर पास होगा तो उसमें कोई एक व्यक्ति उसमें उत्तरदायी नहीं होगी। पार्लियामेंट से अगर पास होता है तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, या पूरा के पूरा गवर्नमेंट का अंग रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर लोकसभा
पास करता है कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन तो इंटायर काउंसिल रिजाइन करेंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा से पास हो जाता है, याद रखिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी जो इनिशिएशन होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही होता है, और अगर कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास हुआ नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन तो उसमें इंटायर जो काउंसिल है उसको रिजाइन करना पड़ता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं। जो मिनिस्टर होल्ड करेंगे ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन पीएम एडवाइज करते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, मिनिस्टर आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, याद रखिएगा लीगली नहीं है किसी एक्ट के लिए। सिविल सर्वेंट्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। आर्टिकल 77 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है। हम लोग इस चीज को पहले भी प्रेसिडेंट में देख चुके हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेम्ड बाय द प्रेसिडेंट है। ऑथेंटिसिकेटेड ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। आर्टिकल 78 है, सीधा याद रखिएगा कि आर्टिकल 78 में ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को मेंशन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल करवा रहे हैं इसका सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे आर्टिकल को में से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है उसको स्किप कर रहे हैं ना। तो जो ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर है उसमें कम्युनिकेट डिसीजन टू प्रेसिडेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर देंगे या फिर सबमिट मैटर फॉर रिकंसिडरेशन देंगे। जो आर्टिकल 88 है वो पार्लियामेंट्री राइट से रिलेटेड है। मिनिस्टर कैन स्पीक इन बोथ हाउसेस, अगर हाउसेस एंड कमिटीज, मिनिस्टर किसी भी हाउस में बोल सकते हैं। याद रखिएगा कि जो लोकसभा का मेंबर वो राज्यसभा में भी भाग के स्पीच में भाग ले सकता है और राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में, लेकिन उन लोग दोनों वोट उसी हाउस में करेंगे जिस हाउस के वो मेंबर हो गए। नन मेंबर मिनिस्टर्स कैन नॉट वोट, पार्लियामेंट्री राइट में जो वोट नन मिनिस्टर नहीं करते। अब जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसमें रिलेटेड है राम जवैया कपूर केस, शमशेर सिंह केस और SR बोमई केस। हम लोग यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको आर्टिकल वाइज कर चुके हैं, अब हम लोग इससे MCQ रिलेटेड कर लेंगे। अभी के लिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी तरह का एडवाइस है या सजेशन है तो आप वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है यूपीएससी का PYQ ही है। तो क्वेश्चन है विद रिस्पॉन्ड टू द रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो एकदम सही बात है। एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जस्टिसिएबल, नहीं, गलत बात है, जस्टिसिएबल नहीं है तो सिर्फ ऑप्शन ए होगा। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन किया गया 75 क्लॉज 3 में। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इंश्राइंड इन आर्टिकल 75 क्लॉज 3। जो उसके बाद का क्वेश्चन है उसमें दो ऑप्शन है, द मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बिकम अ मेंबर विद इन 6 मंथ, एकदम सही बात है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर नहीं करता है। आर्टिकल जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो एक लिमिटेशन लगाया था कि जितने भी स्ट्रेंथ हैं उनके 15% मिनिस्टर होंगे, तो सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी कैबिनेट इज करेक्ट, कैबिनेट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, याद रखिएगा। इट इज ए स्मॉलर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, हम लोग देखे हुए हैं। इट इज अ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चर्च, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो 3 चार्ज होते हैं उसमें से एक होते हैं, लेकिन सबसे सुपीरियर होते हैं। सुपीरियर इन द सेंस कि इनके पास ज़्यादा पावर होता है। अब देखिए आर्टिकल 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आ गया सीधा क्वेश्चन, तो देखना इट लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल, सही बात है, और 15% स्ट्रेंथ को एक्सीड नहीं करना है, तो दोनों ऑप्शन सही है। जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 77 को है तो उसमें देख लीजिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, सही बात है। ऑर्डर ऑथेंटिकेटेड एज पर रूल्स कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, दोनों सही है। अगर ऑर्डर ऑथेंटिकेटेड है तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी आर्टिकल को आप अंडर एस्टिमेट करेंगे, और कम से कम इम्पोर्टेंट आर्टिकल, देखिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल
जब आप पार्ट वाइज कर रहे हैं ना, तो जो इसका इम्पोर्टेंट है वो खुद आपको मालूम चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको गेस करेंगे, आपको गेस का तरीका होता है। तो आर्टिकल 88 में देखिए, इससे पहले भी सीधा आर्टिकल पूछ रहा है ना, आप यूपीएससी पीवाईक्यू का किसी और भी सोर्स से देखिए, तो मल्टीपल क्वेश्चन जो है सीधा आर्टिकल पे किए हुए हैं, तो इसलिए आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 88 जो है, कैन स्पीक इन बोथ हाउसेस इवन इफ नॉट मेंबर, तो इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राम जवैया कपूर केस। हम लोग अभी नीचे देखे तो उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ देख लीजिए, राम जवैया जो कपूर केस है उसमें इस बात को श्योर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर पूछेगा तो सिर्फ प्रेसिडेंट लगाइएगा, और बहुत ज़्यादा जोर देकर रियल एग्जीक्यूटिव बोलेगा ना, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, और इस बात का मेंशन राम जवैया कपूर केस में किया गया है। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सही बात है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली ऑफ, नहीं, प्रेसिडेंट आर्बिट्रेरी या इंडिपेंडेंटली किसी भी मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। वो इस बात है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट मेजोरिटी इंजॉय कर रही है तब तक प्रेसिडेंट किसी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। रिमूव सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होंगे या प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव पावर होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रालय में किसको मंत्रालय देंगे। इन विच सुप्रीम कोर्ट केस वाज इट क्लेरिफाइड दैट प्रेसिडेंट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, इस बात का क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ सबसेट सिंह केस में दिया जाता है। देखिए, तो हम लोग 10 मिनट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देख लिए, और उसके साथ में 10 एमसीक्यू को भी देख लिए। इसको आप, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का क्लास देखने के लिए आपको बहुत मतलब कि अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है। 10 मिनट जब एंटरटेन का वीडियो देख रहे हैं तो उसके बदले भी आप इसको 10 मिनट में, और इसके स्पीड को अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो 7 से 8 मिनट में डेली देख सकते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही देखिए। ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए सबसे पहले पॉलिटी का ही टॉपिक चूज किए हैं, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, या जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहता है, अपने अधिकार को, अपने फंडामेंटल राइट को, किस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शन करता है, ऑनरेबल गवर्नर का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, उस पे जो इंटरेस्ट रखते हैं जानने के लिए, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि कम से कम इन्फॉर्मेशन बना रहे। आप 4 लोगों के सामने जब खड़े रहें तो बेवकूफ़ ना लगें, कम से कम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। और ऐसे भी जानते हैं कि प्लेटो का एक कथन है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू रूल बाय योर इंफीरियर। आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब आपको पॉलिटी का ज्ञान होगा, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट किस तरह से वर्क करता है, पार्लियामेंट के फंक्शनरी जो है वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस तरह से रोल प्ले करती है। तो इन सब चीज़ के लिए आपको इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए कम से कम आप इंडियन पॉलिटी देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देखना चाहें तो देखिए, नहीं देखना चाहें तो भी सही है। चलिए, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना सजेशन जो होगा वो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।